साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपके समक्ष फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के हिंदी ऑनर्स के पाठ्यक्रम में संकलित है और यह व्याख्यान मैं अपनी उन छात्राओं को इस कहानी को समझाने के उद्देश्य से कर रही हूँ। तीसरी कसम फणेश्वर नाथ रेणु की कालजयी रचनाओं में से एक है। अपनी रचना के 5 दशक बाद भी यह पाठकों को उतना ही प्रभावित करती है जितना कि अपने रचना काल के समय में। कालजयी कृतियों में ऐसी घटनाओं का निरूपण होता है जो मनुष्य की चिरस्थायी प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई और पाठक से जुड़ाव को महसूस कराने वाली होती हैं। प्रेम उन चिरस्थायी प्रवृत्तियों में प्रमुख है। तीसरी कसम कहानी में प्रेम की भाव प्रवणता पूरी तरलता के साथ व्यंजित हुई है। साथ ही खूबी यह है इस कहानी की कि यह निश्चल प्रेम कथा कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण करती हुई दिखाई नहीं देती। और तो और इसमें न तो प्रेम को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं और न ही लंबी चौड़ी कस्में खाई गई हैं। वास्तविकता तो यह है कि पूरी कहानी में कहीं भी प्रेम का सीधा सीधा प्रस्ताव तक नहीं है। यहाँ प्रेम व्यक्त नहीं, महसूस करने वाली खुशबू है। कालजयी कथाकृति में भावनात्मक सघनता, तरलता और एक सीमा तक अमूर्तता होती है। ऐसी कृतियों से गुजरना एक बड़े अनुभव से गुजरने के समान होता है, जिसकी छाप हमारे मन मस्तिष्क पर काफी देर तक बैठी रह जाती है। तीसरी कसम कहानी को अगर शास्त्रीय कथानक के ढांचे के अंतर्गत विश्लेषित किया जाए तो हम पाएंगे कि इसमें आदि, मध्य और अंत के निश्चित ढांचे वाला कथानक ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इसमें जीवन का एक लघु प्रसंग, उसी प्रसंग से उलझे हुए जुड़े अन्य प्रसंग, मिथक, गीत संगीत, मूड, सुगंध आदि सब सम्मिलित रूप में मिलकर ही कथानक बन गए हैं। नई कहानियों की विशेषता यह है कि वे कथानक को बंधे बंधाए शास्त्रीय शिल्प का बंधन स्वीकार नहीं करती, अपितु इनमें विशिष्ट व्यक्ति चरित्र या स्थितियां ही कथानक का रूप धारण कर लेते हैं। तीसरी कसम कहानी में हीरामन और हीराबाई का विशिष्ट व्यक्ति चरित्र ही कथानक बन गया है। कहानी का सार अगर हम देखें तो इस प्रकार से है। कहानी की शुरुआत हीरामन के पीठ में गुदगुदी होने से होती है। अपने 20 साल के गाड़ी चलाने के अनुभव में उसे ऐसी अनुभूति पहली बार हो रही है। अपनी गाड़ी में उसने सीमा पार चोरी का माल ढोने से लेकर सर्कस का बाग ढोने तक जान हथेली पर रखने वाला काम किया है, पर आज यह पीठ में गुदगुदी वाली बात उसे समझ नहीं आती। कहानी एक बार फ्लैशबैक शैली में चलती है, पूर्व दीप्ति शैली कहा जाता है इसे, और हीरामन चोरी का माल ना ढोने और बांस की लग्गी गाड़ी में न लदवाने की अपनी कस्मों और उससे जुड़ी घटनाओं को याद करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार गाड़ी में उठती चंपा की महक और पीठ में लग रही गुदगुदी खींच रही है। और इन्हीं सोच विचार के क्रम में वह कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौका हिचकोला खाने से इसकी आवाज आती है तो हीरामन दुआली से बैल को पीटता है और तभी उसके कानों में बच्चों की सी बोली वाली महीन फेनो गिलासी वाली बोली सी पड़ती है, आहा मत मारो, मारो मत। ये आवाज नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई की है, जो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी छोड़ रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की दिरोता नौटंकी कंपनी जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार हुई है। आगे दोनों के मध्य बातचीत का सिलसिला चलता है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कहीं भी प्रेम की स्वीकारोक्ति दोनों में से कोई नहीं करता, परंतु दोनों के वर्णित हाव भाव उनके मध्य प्रस्फुटित प्रेम भावना को व्यंजित करते चलते हैं। बतरस के मध्य स्वप्न और यथार्थ के बीच हिचकोले खाती
गाड़ी फारबिसगंज पहुंच जाती है और हीराबाई विदा लेकर मेले की नौटंकी कंपनी चली जाती है। कहानीकार चाहता तो कहानी को यही समाप्त कर सकता था, परंतु तब कहानी का वैसा समग्र सघन प्रभाव नहीं पड़ता जो रचनाकार को इष्ट था। मानवीय भावनाओं की जटिलता को गहराई से प्रस्तुत कर संवेदनाओं के नित्य नए नए खुलते स्रोतों से पाठकों को अवगत करा के एक से अधिक अनुभूति का समावेश करके एक तीव्र समग्र प्रभाव के लिए कहानी का लंबा बनना अनिवार्य था। मेले में जाकर नौटंकी को लेकर हीरामन और उसके साथियों का पूर्वाग्रह और उसको दरकिनार कर नौटंकी देखने का नया अनुभव, प्रेम के साथ जुड़े मान मनोबल और प्रेमी के प्रति सुने किसी भी अपवाद का और अपशब्द का तीव्र प्रतिरोध के प्रसंग, 10 दिन 10 रात की वह खुमारीपूर्ण मनस्थिति कथा की परिणति को मार्मिक स्वाभाविकता देने और प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत जरूरी थी। इस प्रेम की परिणति मिलन में होने की संभावना कम थी, परंतु जिस आकस्मिकता के साथ इसका अंत हुआ वह पाठकों को बहुत कुछ सोचने समझने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ गई थी जिसके कारण हीराबाई को मेले से यूं जल्दबाजी में जाना पड़ा, बिना हीरामन को पूरी स्थिति समझाए निकल जाना पड़ा? क्या अभी तक उसका संयमित और अपनी व्यवहारिक नियति को जानता प्रेम संयम के बांध को तोड़ देने को उद्यत हो गया था और उसी के परिणाम स्वरूप उपजी हृदय विदारक पीड़ा से बचने के लिए हीराबाई को जादुई ही व्यवहारिक उपाय नजर आया? या सच में इस पैसे पर टिकी दुनिया के आगे एक बार फिर से मानवीय संवेदनाएं और हृदयगत भावनाएं कमजोर पड़ गई और महुआ घटवारिन सौदागर के हाथों बिकने के लिए इच्छा पूर्वक तैयार हो गई? कारण चाहे जो भी रहा हो, परंतु स्वप्न की मनोरम दुनिया से यूं अचानक यथार्थ के कठोर धरातल से टकराना हृदय को अंदर तक द्रवीभूत कर देता है और पाठक हीरामन की तीसरी कसम खाने की स्थिति से जुड़ाव महसूस करता है। इस कहानी की विशेषता घटनाओं या बाहरी स्थितियों के संयोजन में ना होकर मानसिक स्थितियों के संयोजन और उनके सविस्तार अंकन में है। भावनाओं की गहराती जटिलता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहानी का लंबा होना जरूरी था। यहाँ शीर्षक की सार्थकता पर विचार करने पर हम पाते हैं कि हीरामन ने पहली 2 कस्में जिन स्थितियों में खाई थी वे उसके गाड़ीवान जीवन में सहज और साधारण थी, परंतु जिन परिस्थितियों में उसने तीसरी कसम खाई वह एक असाधारण और अभूतपूर्व घटना थी। यह तीसरी कसम सहज सरल भोले और निश्चल हीरामन के हृदय पर हीराबाई के संसर्ग और सौंदर्य और कला के अभूतपूर्व संयोजन से उपजी कोमल भावनाओं और उनके आकस्मिक दमन के परिणाम स्वरूप उपजी स्थिति से संबंधित कसम है। बांस और चोर बाजारी का सामान न ढोने की कसमें उसने जान पर आफत आने के कारण खाई थी। बांस ढोने पर हुई दुर्घटना से उसकी पिटाई हुई थी, तो चोर बाजारी का माल ढोते वक्त उसकी और उसके बैलों की जान आफत में फंस गई थी। परंतु कंपनी की बाई की सवारी तो उसके लिए लाभ ही सिद्ध हुई थी, कम से कम व्यापारिक दृष्टि से तो लाभदायक ही था। मुंह मांगा भाड़ा मिला और अलावा उसके अलावा बख्शिश भी मिली, तो ऊपर से नौटंकी देखने के पास मिले जो वो अलग से मिले, वो भी नहीं, एक नहीं पूरे 5 मिले। पर दिल के मामले में उसके लिए यह काफी घाटे का सौदा साबित हुआ। वो सारी भावनाएं, वो सारे स्वप्न जो उसके हृदय की अतल गहराइयों में दबे पड़े थे, वो इस संसर्ग से सारे बंधन तोड़ के उमड़ पड़े थे। हीराबाई के सानिध्य में बिताए सारे पल उसकी जिंदगी की अमूल्य निधि बन गए थे, परंतु विरह के इस तीव्र दुख ने उसके हृदय को एक ऐसे सोनेपन से भारी कर दिया था जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुमकिन नहीं। इस व्यथा को केवल महसूस भर किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। कोई गड़ा हुआ धन मिलने की खुशी से उसी धन के लुट जाने के बाद की जो अनुभूति होती है, कुछ वैसी अनुभूति ही रमन को भी हुई और ऐसे में आगे से किसी मर्मांतक पीड़ा से बचने के लिए उसका उस समय तीसरी कसम खाना बहुत जरूरी था और स्वाभाविक भी था। यह तीसरी कसम हीरामन के मन की अनकही मर्मांतक अनुभूतियों को पाठकों के सामने साकार कर देती है और पाठक उस पीड़ा से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। इस तीसरी कसम के माध्यम से हीरामन के मन की पीड़ा और भावनाएं करुण रूप में हमें गहराई तक प्रभावित कर जाती हैं और इसी प्रभाव में ही शीर्षक की सार्थकता दिखाई पड़ती है।
अगर वर्णन शैली और शिल्प की बात करें तो तीसरी कसम की मूल संवेदना प्रेम है। बैलगाड़ी के कुछ एक घंटों के सफर में ही हीरामन और हीराबाई के मध्य एक आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था। यह आत्मीय संबंध प्रेम का था। हालांकि कहीं भी पूरी कहानी में इस प्रेम की स्वीकारोक्ति नहीं मिलती, ना स्वयं से, ना प्रेमी से और ना ही संगी साथियों से। इस कहानी में हीरामन और हीराबाई का प्रेम कथित नहीं अपितु व्यंजित हुआ है। किसी ने कहा नहीं, परंतु पूरी कहानी में प्रेम हमें महसूस होता है। कहानीकार ने कदम कदम पर इसे बड़ी स्पष्टता से संकेतित कर दिया है। प्रेम का आश्रय शुरुआत में सीधा सरल हीरामन था और आलंबन उसकी गाड़ी में सवारी के रूप में चढ़ने वाली हीराबाई। हीराबाई के गाड़ी में चढ़ने के बाद से ही हीरामन की पीठ में अजीब सी गुदगुदी लगती है। ऐसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। अभी तक उसने अपनी सवारी का ना चेहरा देखा था और ना ही आवाज सुनी थी। बस रह रहकर पता नहीं क्यों उसकी गाड़ी में चंपा का फूल खिल उठता था और पीठ में गुदगुदी सी हो जाती थी। उसके लिए सब कुछ कौतूहलपूर्ण और अद्भुत सा था। शायद उसकी गाड़ी में अकेली जनाना सवारी पहली बार चढ़ने के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा था। बचपन में ही शादी हो जाने और गोना से पूर्व ही उसकी दुल्हन के मर जाने के बाद अपनी भाभी की कुंवारी लड़की से ही शादी कराने की जिद के कारण उसने विवाह ना करने का निश्चय कर लिया था। ऐसे बेमेल विवाह के सविनय विरोध के मूल में हीरामन की सामाजिक चेतना या रूढ़ियों का विरोध न होकर उसकी स्वयं की निश्चल अनास्था है। ऐसे विवाह में लड़की के बाप की विवशता से वह परिचित है। वह जानता है कोई लड़की वाला दो ब्याहू को अपनी लड़की किसी मतलब पर ही दे सकता है, कोई गरज पड़ी होगी तभी दे सकता है। इसीलिए वह शादी की बात यह कहकर दरकिनार कर देता है कि कौन बलाए मोल लेने जाए। ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा। लेकिन शादी ना करने की इस निश्चय ने हीरामन के जीवन में एक खालीपन अवश्य ला दिया था। जीवन के सफर में एक ऐसे जीवन साथी का होना जिसे आप अपना कह सकें, जिसके साथ आप खुलकर बातें कर सकें, सुख दुख साझा कर सकें, आवश्यक होता है। जीवन साथी की इस कमी से हीरामन भीड़ के मध्य भी अकेला महसूस करता है। तभी तो महुआ घटवारिन का अपना प्रिय गीत गाते गाते उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं करती, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। ये थकान अकेलेपन की है। कहीं ना कहीं हीराबाई को भी ऐसे ही अकेलेपन से जूझन का प्रतीक होता है। वह भी अकेलेपन से जूझ रही है। नौटंकी की बाई होने के कारण उसे चाहने वालों की कमी नहीं है, परंतु वैसी चाहत में आत्मीयता के स्थान पर एक प्रकार की तिरस्कार की भावना ही मौजूद रहती है। ज्यादातर लोगों की धारणा यह रहती है कि नौटंकी की बाई पतुरिया होती है। वर्ग विभक्त शोषक समाज सौंदर्य और कला को उचित सम्मान नहीं दे पाने के लिए अभिशप्त है। हमारे समाज में इस प्रकार से सौंदर्य और कला को उचित सम्मान नहीं मिल पाता। उसकी दृष्टि आलोचनात्मक और निर्णयात्मक होती है। हीराबाई की सारी कलात्मकता, सारा सौंदर्य उसे उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता कि जिसे वह अपना कह सके और जो स्वीकार कर सके। दिखावे के प्रेम निवेदन करने वाले उसके जीवन में बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन निश्चल प्रेम करने वाला उसके जीवन में कोई नहीं है। वो इसी प्रकार से जीवन को जीने के लिए अभिशप्त है। यहाँ हीरामन और हीराबाई का अकेलापन आधुनिक शहरी जीवन के अकेलेपन से काफी अलग है। ग्रामीण समाज उस समय तक उतना विघटित नहीं हुआ था और व्यक्ति समाज में अपने अकेलेपन की पूर्ति की राह ढूंढ लिया करता था, या कम से कम स्वयं को बहलाकर भरमा लेने में समर्थ था। कहानी में कहानीकार का उद्देश्य जीवन के अकेलेपन के पीड़ा भरे पक्ष को उभारना नहीं है, परंतु संकेतित रूप में ही सही वैसे संप्रेषित कर देता है। हीराबाई की बच्चों की सी महीन फेनू गिलासी बोली सुनने और उसका परिस सुंदर रूप देखने पर हीरामन के हृदय में आकर्षण उत्पन्न होने लगा था। गंध शब्द रूप के आकर्षण से जिस भावना का उदय हीरामन के हृदय में होने लगा था, वह हीराबाई के कोमल और मधुर स्वभाव का आधार पाकर पुष्ट होता चला गया। जितनी मीठी हीराबाई की बोली थी, उतना ही मोहक उसका रूप और मुस्कुराहट भी खुशबू वाली थी। ये सारे तत्व उद्दीपन का सा कार्य करते हैं और उसके हृदय में प्रेम भाव जागृत होने लगता है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बजने लगती है और सारे देह ससराने लगती है। ये संचारी भाव है।
बातों बात में हीराबाई ने यह भी परख लिया कि हीरामन सचमुच का हीरा है। दुनियादारी से दूर, अपने बैलों और गाड़ीवानी में मग्न, खुले दिल से हंसने वाला, सहज सरल निश्चल हीरामन हीराबाई को भा गया। अब आश्रय हीराबाई बन गई और आलम्बन हीरामन। सहज आकर्षण क्रमशः प्रेम की भावना में बदलता जा रहा था। इसमें परिहास की भी अपनी भूमिका निभाता प्रतीत होता है। परिहास भी आपस में होता है। हास रति भाव का पोषक माना गया है। पहले कानपुर नागपुर की बात पर हीरामन का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। फिर नामलगढ़ ड्योढ़ी की कथा सुनते समय हीरामन का लाटनी किसी बोली निकाल कर और नकल करके डैम फैट लैट करने पर हीराबाई का दिल खोलकर हंसना, हीराबाई द्वारा छत्तापुर पचीरा को पत्तापुर छपीरा बोलने पर हंस हंसकर हीरामन के पेट में बल पड़ जाना और नननपुर हाट में हीरामन से यह जान कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए, हंसते हंसते हीराबाई लोटपोट हो जाती है। ये सारे प्रसंग दोनों को एक दूसरे के और नजदीक ला देते हैं। लेकिन हीरामन की तरह हीराबाई की प्रेम भावना व्यवहार में उतने स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ती, परंतु इतना स्पष्ट संकेत है कि वह भी इस प्रेम को हृदय में महसूस अवश्य करने लगी थी। विश्वास प्रेम का आधार होता है और हीराबाई को हीरामन पर पूरा विश्वास है। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि नैनपुर की सुनी सड़क पर मन में डर भय की कोई बात नहीं उठती। अंत में विदा लेते समय महुआ घटवारिन को सौदागर ने जो खरीद लिया है गुरुजी, यह वाक्य कहकर हीराबाई का गला भर आना एक तरह से उस प्रेम और साथ की अपनी लाचारी और की ओर संकेत करने वाली अभिव्यक्ति थी। पूरी कहानी एक प्रगीतात्मक वातावरण का निर्माण करती चलती है, परंतु यह प्रगीतात्मकता मानवीय संवेदनाओं को धुंधलाती नहीं है, उन्हें अंधेरे में रखती नहीं है, उन्हें उन्हें अंधेरे में नहीं रखती, अपितु उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म कंपन को भी पकड़कर उजागर कर देने में सक्षम है। इस कहानी में प्रगीत और गद्य, स्वप्न और यथार्थ, मिथक और जीवन, इन सब का विलक्षण मिश्रण मिलता है, जो कि मूल संवेदना प्रेम को नया आयाम देते चलते हैं। तेगछिया गांव से निकलने पर जब बच्चे पर्दे वाली गाड़ी को देखकर तालियां बजा बजा कर लाली लाली डोलिया में लाली दुल्हनिया गाते चलते हैं, तो यह गीत सुनकर हीरामन के सोए अरमान मानो जग जाते हैं। वह स्वप्न और यथार्थ के बीच की किसी दुनिया में खो सा जाता है। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है, और दुल्हनिया तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेल गुड़ का लड्डू लेते आइयो, लाख बरिस तेरा दूल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने टप्पर के अंदर हीराबाई भी सोच में मगन है। क्या पता उसके मन में भी हीरामन जैसी ही स्वाभाविक ललक उठ रही हो। क्या पता वह भी अपने ही सपनों की दुनिया में कुछ देर के लिए खालीपन यथार्थ से दूर खोई हो। महुआ घटवारिन की लोक कथा कहानी में अर्थ के नए आयाम भर देती है, जो कि कहानी की अर्थ व्याप्ति की दृष्टि से बहुत सार्थक है। महुआ घटवारिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है। गीत गाते गाते वह इतना तल्लीन हो जाता है कि उसके सामने गीत दृश्य रूप में सामने आने लगता है। सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है, अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। कला के अखंड अनुभव क्षण में गीत और यथार्थ की छाया परस्पर घुलमिल सी जाती है। गाड़ीवान हीरामन का स्वप्न है हीराबाई, और गायक हीरामन की स्वर निर्मित छवि है महुआ घटवारिन। गाड़ीवान हीरामन का स्वप्न जैसे यथार्थ रूप में उसके सामने उपस्थित है। पीछे बैठी सजीव रूप में उससे बातें कर रही है हीराबाई। तीसरी कसम में रचनाकार की मनोवृत्ति हीरामन के चरित्र और विचारों को उभारने में अधिक रमी है। पूरी कहानी में हीरामन के भाव और हरकतें ही अधिक मुखरित होकर चित्रित हुए हैं। हीराबाई के मनोभाव के दर्शन संकेत के रूप में यहाँ वहां ही हमें दिखाई पड़ते हैं।
शायद इसका कारण यह हो कि नौटंकी में अदाकारी करते करते हीराबाई वास्तविक जीवन में भी अपने विचारों को आवृत कर पाने में कुशल हो गई थी, या फिर यह कि ऐसे सपने उसने पहले भी बहुत देखे होंगे, पर हर बार यथार्थ के वास्तविक धरातल से टकराकर उसके सपने चूर चूर हुए होंगे, या फिर उसने अपनी नियति से समझौता करना सीख लिया होगा। इन्हीं टूटे सपनों की चुभन ने उसे अधिक संयत और मौन बना रखा था। वह दूसरों पर अपने भावों को प्रकट करना सही नहीं समझती थी और उसने वो सीख लिया था। हीरामन का प्रेम तो पग पग पर उसके व्यवहार से परिचित होता जाता था। हीराबाई को वह दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता था। राह चलते अन्य राहगीरों द्वारा पूछे जाने पर कभी विदागी कभी डाकदरनी कहकर बात टाल दिया करता था। तेगच्छे के नीचे गाड़ी टिकाने पर वहां एकमात्र मौजूद साइकिल वाले को भी जवानी पर कटाक्ष करके भगा देता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति हमारा व्यवहार सुरक्षात्मक हो जाता है। अनजान लोगों की नजर हीराबाई पर ना पड़े, इसका हीरामन पूरा ख्याल रखता है। परंतु फारबिसगंज मेले में अपने संगी साथियों के बीच पहुंचकर वह थोड़ा निश्चिंत सा हो जाता है और अपने लोगों को वास्तविकता बताने में नहीं हिचकता। अपने लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, दुनिया भर पर नहीं कर सकते। प्रेम में मान भी होता है। हीराबाई का जाते समय बख्शीश के रुपए देने से हीरामन का मन बहुत दुखी हो गया था। प्रेम बराबरी की मांग करता है। हीरामन मन ही मन रूठ गया था, मगर मेले में मिलने पर जब हीरामन ने पॉकेट मारी के डर से अपने रुपयों की थैली हीराबाई को रखने को दी और हीराबाई ने उसे अपने चमड़े के बक्से में रख लिया, बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर, तो पल भर में ही निश्चल हीरामन के मन का मान अभिमान दूर हो गया कि मूक प्रेम का ऐसा भाव प्रवण चित्रण हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। प्रेम के अनुभव में पंचेंद्रियों का काफी महत्व है। प्रेम कहानी होने के कारण तीसरी कसम में स्पर्श, गंध, शब्द, रूप के सम्यक वर्णन मिलते हैं। रेणु ने इस कहानी में हीरामन और हीराबाई के प्रेम के इंद्रिय बोध को अत्यंत कुशलता के साथ पकड़ा है और चित्रित किया है। यह स्पर्श बोध गाड़ी में स्त्री की मौजूदगी के फलस्वरूप है। उसकी देह सिसराने लगती है। सीताधार की सूखी धारा की उतराई पर जब हीराबाई एक हाथ से हीरामन का कंधा पकड़ती है तो बहुत देर तक उसकी उंगलियां हीरामन के कंधे पर ही पड़ी रहती हैं। तो स्पर्श का यह प्रत्यक्ष अनुभव हीरामन की आंखों में आनंद के आंसू ले आता है। तभी तो डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। जब हीराबाई हीरामन को स्टेशन पर उसकी थैली कुर्ते के अंदर से निकाल कर देती है तो वह अनुभव करता है कि चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गंध तो पूरी कहानी में मौजूद है। रह रहकर गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है, गाड़ी महक महक जाती है, मुस्कुराहट में भी खुशबू है। नदी किनारे धन खेतों में फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध वातावरण की मादकता को बढ़ा देते हैं। तेगछिया में कजरी नदी के घाट पर जब हीरामन हीराबाई के तकिए पर हाथ रख झुकता है तो खुशबू उसके देह में समा जाती है। कंधे पर हाथ भर रख देने से उसकी देह महकने लगती है। देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। तीसरी कसम में जिस तीसरे इंद्रिय बोध का चित्रण है वह है शब्द। जैसे मधुर गंध आकर्षित करती है वैसे ही मधुर ध्वनि भी। हीराबाई की आवाज बच्चों की बोली जैसी महीन है, फेनू गिलासी बोली। हीराबाई भी हीरामन की मधुर आवाज पर मुग्ध है। सजनवा बैरी हो गए हमार सुन, वह अपने आप को यह बोलने से रोक नहीं पाती, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीराबाई रूपवती भी है। उसका परी जैसा रूप देख करके हीरामन अभिभूत हो जाता है। कान के फूल, नाक की छवि, ये सब श्रृंगार सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाले हीरामन का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। हीराबाई को आईने में दंत पंक्ति देखते हुए उसे मदनपुर मेले में बैलों के लिए खरीदी गई नन्ही चित्ती कोड़ियों की माला याद आ जाती है। छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पात। घाट पर जाने के लिए गाड़ी से उतरती हीराबाई के लाल तलवे और चूड़ा दही खाती हीराबाई के लाल होठों पर गोरस का परस, ये सारे रूप हीरा मन के आकर्षण को बढ़ाते जाते हैं। पांचवा इंद्रिय बोध स्वाद स्पष्ट रूप से इस कहानी में व्यंजित नहीं हुआ है। कजरी नदी के किनारे दही चूड़ा और चीनी और नंदनपुर में हाट में चाह का संकेत मात्र है, चाह पीना। लेकिन
इस प्रेम की परिणति मिलन में नहीं होती। रोमानी सपनीली दुनिया से गुजरती कहानी अंत में यथार्थ के धरातल से टकराती है। एक दूसरे से अनकहा प्रेम करने के बावजूद उन्हें इस यथार्थ की प्रतीति थी कि उनका यह प्रेम कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। दोनों की दुनिया अलग अलग है जो कि स्वाभाविक तौर पर एक नहीं हो सकती। ना हीरामन का मन गाड़ी चलाना छोड़ छोड़ के मेले नौटंकी में रम सकता था, और ना ही हीराबाई अपनी आजादी और ख्याति छोड़कर घर गृहस्थी में अपना मन अधिक दिन रमा पाती। अगर एक पल को दोनों में से कोई ये त्याग करने को अपने मन को समझा भी लेता तो भी सामाजिक दृष्टि से यह मिलन संभव नहीं था, और सामाजिक रूप से बहिष्कृत होकर नितांत एकाकीपन में प्रेम का उन्माद अधिक दिन तक टिक नहीं पाता। अतः यथार्थ से समझौता करके बिना प्रेम अभिव्यक्ति के दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। मूक प्रेम का ऐसा भाव प्रवण चित्रण हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रेम की यह खासियत भी है कि इसमें कहीं भी द्वंद्व के दर्शन नहीं होते। रेणु की कहानियों में ऐसे पात्र बहुत कम हैं जो अंतर्द्वंद्व से ग्रसित हों। द्वंद्व उन स्थितियों में होता है जिन्हें वे भोग रहे हैं, परंतु पात्रों में इस द्वंद्व का चित्रण कम ही मिलता है। यहाँ हीराबाई हीरामन का प्रेम अपनी नियति जानता है और मानता है, अतः इसमें विरोध की प्रवृत्ति न होकर यथार्थ की स्वीकृति है। हाँ, विछोह की कसक अवश्य दोनों के मन में रह जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विदाई के समय हीराबाई का गला भर आता है और गाड़ी छूटने की आवाज से कलेजे की बड़ी धड़कन को ठीक करने के लिए हीरामन को अपने दाहिने पैर की अंगूठी को बाएं पैर की एड़ी से कुचलना पड़ता है, और अंततः वह तीसरी कसम खाने को मजबूर हो जाता है। तीसरी कसम कहानी रेणु ने अत्यंत धैर्य के साथ बारीक रेखाओं के साथ बुनी है। यह कहानी आकार में बड़ी है, परंतु इसमें एक आंतरिक संगति है और संगीत है जो बाहर के बिखराव को भीतर जोड़े और बांध रख पाने में सक्षम है। संगीत के सूक्ष्म स्वर की तरह संवेदना के स्तर पर एक एक प्रतिक्रिया अपना प्रभाव छोड़ती चलती है और अंत में सब एक घनीभूत प्रभाव में घुल मिल जाते हैं। यह कहना है नामवर सिंह जी का। तीसरी कसम के शिल्प की विशेषता इसकी किस्सा गोई शैली है। किस्सा कहने की शैली में कहानी कही गई है। वाक्य संरचना भी उसी के अनुरूप है। ऐसा लगता है हम कहानी पढ़ नहीं रहे बल्कि सुन रहे हैं, और एक एक कर पात्र, परिवेश, दृश्य सब चित्र रूप में हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। यह कहानी अतीत की न होकर वर्तमान में घटित होती चलती है। अतीत में यह तब जाती है जब पूर्व दीप्ति पद्धति के माध्यम से, अर्थात फ्लैशबैक शैली के माध्यम से कहानीकार हीरामन की पहली दो कस्मों का प्रसंग उठाता है। नई कहानी में पुराने शिल्प के बंधन नहीं मिलते। नए कहानीकार ने क्रमशः कथानक, चरित्र चित्रण, क्लाइमेक्स आदि पुरानी रूढ़ियों को छोड़ दिया है। उनके स्थान पर वह जीवन की किसी भी अनुभूति और उसके एक बिंदु और एक विशुद्ध मनस्थिति, घटना या भाव दशा अथवा विचार को लेकर कहानी लिख सकता है और लिखता है। तीसरी कसम में रेणु जी ने मिथकों का बहुत ही सार्थक प्रयोग किया है। मन की अनुभूतियां सहज और प्रभावशाली रूप में इन मिथकों के माध्यम से अभिव्यंजित हुई हैं। जिस भाव प्रवणता से महुआ घटवारिन के मिथक के माध्यम से ये संवेदनाएं सघन रूप में हमारे सामने उभर पाने में सक्षम हुई हैं, वैसी संवेदना उभारने के लिए कई पृष्ठ भी पूरे नहीं पड़ते। नई कहानी एक परिवेशन के लेख में उपेंद्रनाथ अश्क ने मिथक और बिंब ऐसी ही शक्ति की ओर इंगित करके लिखा है कि लेकिन कहानी में नए शिल्प में प्रतीकों की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि उपमाएं प्राय बाहर की स्थितियों को समझने में सहायता देती हैं, बिंब और प्रतीक मन की स्थितियों को समझने में सहायक होते हैं। कई बार जिस मानसिक स्थिति को समझने के लिए पैरे और पृष्ठ रंगने की आवश्यकता होती है, वह एक बिंब अथवा प्रतीक के माध्यम से समझा दी जाती है। यहाँ महुआ घटवारिन के मिथक के माध्यम से हीरामन और हीराबाई की कथा ही प्रतीकित है। महुआ घटवारिन की कथा इस कहानी में अंतर्भुक्त है। इससे इस कहानी की प्रकृति मध्यकालीन कथा काव्यों की समान हो गई है, जो रोमांच आख्यान कहलाते हैं और जिनमें प्रकथनात्मकता की प्रवृत्ति होती है। यह रोमांच आख्यानता हीरामन के साथ निहायत उपयुक्त है। पश्चिम से लिया हुआ कहानी का प्रचलित ढांचा टूट जाता है, लेकिन वह समृद्ध और विश्वसनीय हो जाता है। महुआ घटवारिन की कथा लोक कथा है,
वह प्रतीकात्मक बनकर हीराबाई और हीरामन के संबंधों को संवेदनात्मक सघनता और व्यापकता प्रदान कर देती है, जो लोक कथाओं के पात्रों में होती ही है। जो जितनी दूर अतीत में समा सकता है वह शायद उतना ही फैल सकता है। लोक या पौराणिक कथाओं की प्रतीकात्मकता की शक्ति इसी में है। महुआ घटवारिन की कथा कहानी की रेखा को आगे नहीं बढ़ाती, उसे व्याप्ति और सघनता देती है, लोकचित के अपनापे से अन्वित करती है। ये कहना है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। इसी प्रकार इस कहानी में परिवेश समग्रता से उभर कर आया है। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से ही वह अंचल विशेष प्राणवार होकर अमर हो गया है, इसलिए ये आंचलिक कहानी है। वहां के रास्ते, वहां के लोग, वहां की बोली भाषा, खान पान, वहां का गीत संगीत, मेला, नौटंकी, अंधविश्वास, कुरीतियां, मिथक, कहानियां सब मिलकर अंचल विशेष को जीवंत कर देते हैं। रेणु के पास न केवल आंचलिक जीवन के चित्रण की मोहक शैली थी, अपितु उनका स्वयं का गहन और सूक्ष्म अनुभव भी था। इस कहानी में कथ्य और अंचल एक दूसरे में जुड़ गए हैं। इन्हें अलग अलग विवेचित करना संभव नहीं है। वे एक दूसरे में गुथे हुए कहानी को एक निश्चित रूप देते हैं और सौंदर्य की वृद्धि का कारण बनते हैं। गीत संगीत गांव के कोने कोने में रचा बसा होता है। हर एक स्थिति के लिए गाना मानो वहां तैयार रहता है। बातें बनाना और गुनगुनाना ये दोनों हीरामन के प्रिय शगल हैं। पर्दे के छेद से हीराबाई को कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठा देख हीरामन का हल्के सुर में बंधा मन तरह तरह के गीतों को याद करने लगता है। वह सोचने लगता है, 20-25 साल पहले विदेशिया, बलवाही, छोकरा नाच वाले एक से एक गजल खेमटा लगाते थे और गाते थे। अब तो भापा में भोंपू भोंपू का करके कौन गीत गाते हैं लोग, जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को, और सजनवा बैरी हो गए हमार गाना वो गाता है। इसके अलावा और भी गाने इस कहानी के अंतर समाहित हैं। विदेशिया नाच का वंदना गीत, जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी, महुआ घटवारिन का कथ्य वाला गीत, मेले में नौटंकी के ऐलान वाला गीत, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, ये सब के सब प्रगीतात्मक परिवेश में निर्मित करते हैं और उस समय के माहौल का चित्रण हमारे सामने अंचल के रूप में सजीव हो जाता है। रेणु के शिल्प की एक अन्य मुख्य विशेषता उनकी बिंब योजना है। बिंब भी सीधे परिवेश से उभरते हैं। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी और एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई, सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है, लाल होठों पर गोरस का पारस है। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है, जैसे अन्य बेजोड़ बिंब कहानी में मौजूद हैं, जिनको पढ़कर ऐसा लगता है मानो दृश्य सुगंध साकार हो उठे हैं। तीसरी कसम कहानी में परिवेश को उभारने में बहुत बड़ा हाथ इसकी भाषा का भी है। क्षेत्र विशेष की कहानी होने के कारण इसमें स्थानीय रंग बहुत सुंदर दिखते हैं, परंतु कहीं भी भाषा बोधगम्यता का दामन छोड़ के क्लिष्ट दुरूह नजर नहीं आती। आंचलिक परिवेश को मूर्त करने हेतु अंचल की विशेष बोली, उसके शब्द, मुहावरे, ध्वनि को व्यक्त करने के लिए लेखक को विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ता है। यह सावधानी न बरतने पर इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से कथा में गुणात्मक विशेषता के स्थान पर दुरूहता, फूहड़पन और क्लिष्टता आ जाती, जो कथा के प्रवाह को रोक देती। थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग प्रामाणिक और मनभावन लगता है, परंतु अधिक मात्रा में ऐसा प्रयोग असहनीय हो जाता। तीसरी कसम में रेणु ने काफी संयत होकर के आंचलिक शब्दों, कहावतों का प्रयोग किया है। संदर्भ के साथ जोड़कर इनको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तीसरी कसम में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों के आंचलिक उच्चारण, आंचलिक मुहावरों, स्थानीय गीतों आदि के द्वारा हम उस अंचल की पूरी सुगंध को महसूस कर लेते हैं, जिसमें हम इस कहानी की घटनाओं और पात्रों को रखते हैं। कचकचाकर, मामला गोल, होखी, अगुआ, पिछुआ, लदनी, महाकुआ, डिकरना, हुमक्कर, टिटकारी, चुनियाना, गुजुर गुजुर हेरना, मिरुत भवन, भचर भचर, लाट फारम आदि ऐसे कुछ प्रयोग हैं शब्दों के, जिनके साथ इसका परिवेश आपस में बुना हुआ है। इनके अभाव में कहानी में वह आत्मीयता संभव नहीं थी, और इस प्रकार से भाषा के स्तर पर भी ये कहानी बहुत ही श्रेष्ठ ठहरती है। कहानी के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया गया है।
न केवल हीरामन अपने मूक बैलों की भाषा समझ लेता है, अपितु बैल भी उसकी बात को समझते हैं बल्कि मानते हैं। ये अनोखा संबंध है बैलों का और मनुष्यों का ग्रामीण जीवन के अंतर्गत। हीराबाई भी कंपनी में जाने से पहले बैलों से विदा लेती है। अच्छा मैं चली भैयन, ऐसा कहती है। जीव मात्र के प्रति प्रेम, सहज सरल ग्रामीण जीवन की विशेषता को इस कहानी में देखा जा सकता है। कहानी की भाषा इंद्रिय बोध, बिंबों, प्रतीकों के माध्यम से गुजरती हुई अपनी लयात्मकता, गेयता और नाटकीयता से परिपूर्ण होकर कुछ ऐसा एहसास मन पर छोड़ती है जिसकी अनुभूति बहुत देर तक मन मस्तिष्क को छाए रहती है। कथानक के बंधे बधाए ढांचे से आगे बढ़कर कुछ नया अनुभूति करा जाती है ये कहानी। सारी कहानी एक अंतर यात्रा है। राजेंद्र यादव के शब्दों में, पाठक उसे अपने मन में कहीं महसूस करता है। हीरामन गाड़ी वाले की पीठ में लगती गुदगुदी की तरह, और बैलगाड़ी का यह सफर इंद्रिय बोध को अनेक स्तरों पर छू सकने वाली रूप आकृतियां और बिंबों के बीच जाने कब भर जाता है, कब उसे उबरने का समय ही नहीं मिलता और हम उसी कहानी में खो जाते हैं। तो ये थी कहानी तीसरी कसम पर थोड़ी सी बातचीत, तो थोड़ा सा इसका व्याख्यान। आशा करती हूँ ये आपके लिए लाभदायक होगा। नमस्कार।